last lecture we discussed about the concept of e-commerce and the electronic data interchange. So let's start. Electronic data interchange, basically EDI. It's a information we do between different organization, government authorities have. इसमें basically क्या होता है, files को electronic media platform पे between in automated manner, तो वो directly in one organization तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एक सिस्टम से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डायरेक्टली अगर डेटा को डॉक्यूमेंट फाइल अगर एक्सचेंज करते हैं तो बेसिकली इजी टू एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है. Standards, it's a combination changing this kind of information or one system within. Now this set of instructions is not जब में डॉक्यूमेंट्स की करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज there may be a different or other hardware or software, उसको एक कंपैटिबल करने के लिए आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है जो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक आपके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है EDI ये आपके by the American National Standard Deviations they different kind of standards or the documents are being exchanged from one place to another place. So ये basically rules हैं उनके बेसिस पर हम सारा का सारा हर सेक्टर हर इंडस्ट्री का क्यों दिया डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर रहे हो एक्सचेंज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को depicting the EDI electronic needs to have business application systems in your organization. हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं to have their own business. अगर मैं अपना डॉक्यूमेंट कोई बिजनेस के साथ शेयर करती हूँ तो कंपैटिबल करने के लिए व्हाट वी आर सपोज अपनी बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम को यूज करके क्रिएट करूंगी दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू
किया हुआ है कहीं नेटवर्क के थ्रू इट मे नॉट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें भी डिफरेंस। तो व्हाट वी आर सपोज फाइल अपने एप्लीकेशन सिस्टम पे बनाई है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को कन्वर्ट होगी, ट्रांसलेट होगी। Once it is being translated by the translator, the network team and the other organization, अब वो EDI ट्रांसलेशन क्यों that would be as per the application system of my एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ और फिर वापस वो ट्रांसलेट होगा लैंग्वेज पे, एप्लीकेशन उसको रिसीव करके used by the other organization. Okay, let's continue then. Now, what are the advantages of EDI? सबसे जो मेजर एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का, वो ये है कि जब हम दो पार्टीज के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना। आप विद इन टाइम आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप जहाँ पे भी हो वहाँ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इट रिड्यूसेस द टाइम to have the interaction with the other party, to communicate with the partners, as well as it reduces the cost. अगर आपको कहीं मीटिंग करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इन्फॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट अगर शेयर करना था, आप उसको कोरियर कराएंगे या किसी इंडिविजुअल को भेजेंगे शेयरिंग के लिए, तो आप उस पर कॉस्ट इनकर करेंगे और वो टाइम भी लगेगा। क्योंकि अब आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से आप जब चाहें आप कहीं पर भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं इजीली। तो इट बेसिकली रिड्यूसेस द कॉस्ट एज वेल एज द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट पार्टीज। इसके अलावा में इट ऑल्सो रिड्यूसेस द हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ सॉर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सर्चिंग डॉक्यूमेंट्स, इन दिस सेंस कि अगर हम मैनुअल फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर हमने मैनुअली बनाए हैं, रजिस्टर में एंट्रीज हैं, फाइलिंग की हुई है, डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म पे हैं, उसमें से अगर मुझे कोई एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे लिए ऑप्शन क्या थी? मैं फाइल पहले पहले तो फाइल ढूंढूंगी अपने एलमीरा में से। फाइल को जब मैं ढूंढ लूंगी उसमें से मुझे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी और फिर उसमें से सर्च करना पड़ेगा कि मेरी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। सिस्टम पे होने की वजह से सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो आपके पास मास्टर फाइल्स और डिफरेंट तरीके की आपकी फाइल्स आपके सिस्टम पे है। इट्स इजी फॉर यू टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन इन लेसर टाइम। आप मैनुअली अगर कोई फाइल को ढूंढ कर उसमें से इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बजाय इसके कि ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ ऑप्शंस, फाइल ओपन करके सर्च में चली जाऊंगी, फाइंड के ऑप्शन करूंगी, मेरे पास फाइल सामने आ जाएगी अगर उसमें सिस्टम पे है तो। ऑर्गेनाइज करना, उसको सॉर्ट आउट करना, सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ईजी हैं, क्लिक्स पर मेरा काम हो जाता है। अगर मैं मैनुअली फाइल्स को अरेंज भी करना शुरू करूंगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये आपके लिए टाइम और कॉस्ट दोनों ही चीज़ें बढ़ा देता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू एडवांटेजेस, one more major advantage is that when you are doing some work manually, then there are more chances of having any kind of error, कैलकुलेशन एरर, रिटर्न में कहीं कोई किसी भी तरीके का एरर हो सकता है, चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं।
लेकिन जब हम ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मशीन्स पे काम कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट रहती है रिजल्ट्स की, इन द सेंस दैट यू मे हैव द बेटर एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। जब हम कंप्यूटर सिस्टम के मैकेनिज्म की बात करते हैं, हमारा जो पूरा प्रोसेस है, सिंपलेस्ट वे में अगर बताऊं तो हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो वो हमारा इनपुट है which is being processed in this system in CPU, and the output is there and it has been stored in the memory. Sorry, memory में you have internal external memories, I'm not going in that detail. लेकिन जब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो जो हमने इनपुट दिया है, सिस्टम वो उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है। तो बशर्ते मेरा इनपुट करेक्ट अगर है, तो मेरा आउटपुट भी करेक्ट ही आएगा। जो मैनुअली में चांसेस होते हैं कि कैलकुलेशन अगर कहीं कर रही हूँ, तो ह्यूमन एरर के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एरर यू मे हैव इन मशीन। तो इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स, along with this you may have sorry improved business relationship because it simplifies business processes। आपने दोनों पार्टीज ने आपस में कम्युनिकेशन बहुत इजी तरीके से कर लिया। जब आप चाहें जब कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब चाहे कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा शेयर कर सकते हैं, तो आपस में जो आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो इट्स नॉट इजी टू गो very frequently, but with the usage of internet, with the usage of technology, you get connected with everyone anywhere you can get connected. So basically you may maintain a good relationship with your business partners also. इसके अलावा में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है दैट इज बेटर, क्योंकि आप जितने भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका काम हो रहा है सिस्टम पर। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेटर कैसे है? अगर मान लीजिए वेयर हाउस है या फिनिश गुड्स है मेरे पास, अगर मैं उसका स्टॉक मेंटेन कर रही हूँ रजिस्टर में, तो मुझे वो काउंटिंग भी करनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा वापस से। अगर कोई इन्वेंट्री या स्टॉक मेरे पास आया है तो उसकी एंट्री होगी, कहीं जा रहा है, कहीं इशू कर रही हूँ या बेच रही हूँ प्रोडक्ट, तो उसकी एंट्री भी मुझे रजिस्टर में करनी पड़ेगी। तो एक तो एरर के चांसेस ज़्यादा है और उसमें मुझे कैलकुलेशन वर्क मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटेड होने की वजह से मैंने एक बार फाइल क्रिएट की, उसके बाद मुझे एक एक बार जो भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है परचेज की या इशू की या सेल्स की, तो वो मुझे एंट्री करनी है। बाकी सारी कैलकुलेशन सिस्टम अपने आप मुझे करके दे देता है। तो अगर मुझे मैनुअली कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो मुझे टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार कि अब एट दिस टाइप पर्टिकुलर टाइम मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना मैंने परचेज किया, कितना इशू किया, नाउ इन टोटालिटी हाउ मच यूनिट्स आई हैव इन माय स्टॉक। लेकिन सिस्टम पे अगर काम कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ एंट्रीज करनी है कि इतना मैंने परचेज किया, वो एंट्री सिर्फ दिखानी है एंटर करके, और या फिर मैंने परचेजेस की इशू किए या सेल्स किए, बाकी सारी कैलकुलेशंस अपने आप आ जाती हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके लिए बेटर हो जाता है। एट एनी टाइम यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द फाइल, ओपन द फाइल, एंड उसी टाइम पर आपको ये मालूम है कि आपके स्टॉक में कितना स्टॉक आपके पास है, वेयर हाउस में कितना स्टॉक आपके पास रखा हुआ है। तो यू हैव द बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट वंस यू आर यूजिंग द मशीन्स। इसके अलावा में इको फ्रेंडली है इन द सेंस कि जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क ये रिड्यूस कर देता है। तो पेपर वर्क रिड्यूस होने की वजह से इट्स इको फ्रेंडली ऑल्सो, और इसके साथ में आपकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसके अलावा में वन मोर एडवांटेज इज दैट यू हैव इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कोई भी एक मैनेजमेंट का सिस्टम, इंटरनली आपका कोई भी एक सिस्टम जहां पर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है। तो या तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है वो आप दूसरों से शेयर कर रहे हो, या आपको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो आप ले रहे हो। तो कोई भी एक सिस्टम जहां पर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो एक ऑटोमेटेड होने की वजह से सेंट्रलाइज आपने सारी चीजें की हुई हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट हैपेंस इज कि एनीबडी हु इज ऑथोराइज्ड टू हैव द एक्सेस टू पर्टिकुलर फाइल, वो आप कहीं पर भी सेंट्रलाइज होने की वजह से अपने सिस्टम पे भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो एवरी टाइम यू हैव एनी अपडेशन, एनी ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन इन एनी इंफॉर्मेशन या किसी डेटा में, तो आप एक फाइल, मास्टर फाइल में अगर आप चेंजेस करोगे
तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज होने की वजह से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबके पास होगी। तो कोई और फाइल अपने सिस्टम पे खोलेगा तो उसको भी वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो बेसिकली इट लीड्स टू द इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसिंग along with the reduction in the time process, which is the time which is required to process any transaction, it is being reduced. मैं अगर मैनुअली कोई काम कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने किसी से, मेरी शॉप है, मैं ऑर्डर ले रही हूँ कस्टमर से, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मैं मैनुअली काम कर रही हूँ, पहले मैं उसकी परचेज ऑर्डर जो भी है उसका वो एंट्रीज करूंगी, उसके बाद मैं चेक करूंगी गोडाउन में जाके या किसी से पता करूंगी कि है प्रोडक्ट मेरे पास या नहीं है, और उसके बाद में उसकी डिलीवरी करने के बाद फिर वापस इनवॉइस बनाऊंगी, बिल जनरेट करूंगी, सारा का सारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब सिस्टम पे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी वो फाइल क्रिएटेड है, मुझे सिस्टम पे सिर्फ चेक करना है कि किसी कस्टमर ने मुझे इतनी यूनिट्स का इस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है या वो दे रहे हैं, तो क्या मेरे पास वो स्टॉक में है। तो जस्ट इन टाइम में विद इन फ्यू सेकेंड्स आई जस्ट कैन have a look, I can check whether I have stock of that particular product or not, और उसके बाद मैं उसको प्रोसेस करना शुरू कर दूंगी। तो सिस्टम से ही सारा का सारा काम हो जाएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच इन thereby results in the greater satisfaction of the customer। तो कस्टमर के लिए ये फायदा है कि कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसको टाइम बहुत कम लग रहा है, और उसको सबसे बड़ा एडवांटेज है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे वो किसी भी टाइम 24/7 आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डिलीवरी आपको प्रोडक्ट की मिल जाएगी। तो जो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने का टाइम था वो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है यू कैन प्लेस ऑर्डर 24/7 365 डेज, आपका ऑर्डर आप रात के 2 बजे भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। तो जो कस्टमर्स के लिए जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम लगती है, ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करने में टाइम कम लगता है, तो डिलीवरी जो होती है प्रोडक्ट्स की वो भी जल्दी आपको मिल जाती है। उसके अलावा में इफ द कस्टमर्स वांट्स टू गिव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, और इफ दे वांट टू अवेल सम आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर अपना फीडबैक या इस तरह की कोई सर्विसेज अगर उनको लेनी है, या कहीं मान लीजिए कोई सर्विसेज, मान लीजिए जैसे रिपेयरिंग करानी है या एसी है, एसी की सर्विस करानी, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ऑनलाइन है, आप बैठे बैठे उस चीज़ जो भी आपको सर्विसेज अवेल करनी है, कोई प्रोडक्ट लेना है, आप सिस्टम पे जाइए, वेबसाइट लॉगिन कीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वो कर दीजिए, फीडबैक देना चाहते हैं आपका फीडबैक भी वहीं फॉर्म होता है, यू कैन गिव योर फीडबैक ऑल्सो। और फीडबैक जब भी आप दोगे तो कंपनी उसको कंसिडर करेगी, और उसके हिसाब से इफ रिक्वायर्ड देन द कंपनी मे टेक करेक्टिव एक्शंस ऑल्सो। बाद में अगर कंपनी को लगता है कि फीडबैक नेगेटिव है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो वो भी ईजी, कंपनी के लिए अच्छा है कि बहुत कम टाइम पे कस्टमर्स के सही रिव्यूज या फीडबैक मिलते हैं, तो उनको आगे की अपनी सेल्स इंप्रूव करने के लिए, कंपनी की गुडविल बढ़ाने के लिए वो बेटर उसको उनको लगता है। तो इट इम्प्रूव्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलॉन्ग विद द कस्टमर सर्विसेज एंड द कस्टमर रिलेशनशिप। एडवांटेजेस अगर हर चीज़ के होते हैं तो यू हैव लिमिटेशंस ऑल्सो। तो जब हम सिस्टम पे काम करते हैं उसके लिमिटेशंस अपने आप में वो भी हैं। पहला ये है ईडीआई में दैट यू हैव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच आर बीइंग सेट बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट एंड समटाइम्स दे कीप ऑन चेंजिंग। तो अब होता क्या है कि कभी कभी आपने कोई एक, मान लीजिए फाइल बनाई, उसको एक्सचेंज किया, एंड आपको एक फॉर्मेट पे आदत पड़ गई है अब काम कराने की, अब उन्होंने कोई स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंटली अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं देन इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अब आपको चेंजेस अपने यहाँ पे भी कराने पड़ेंगे, तो वो कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग या कॉस्टली हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर मान लीजिए कोई नई चीज उन्होंने इस तरह की डाल दी दैट यू नीड टू ट्रेन योर एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन यूज दैट, दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड, तो उसके लिए वो आपके लिए खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो दैट मे बी एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी। इसके अलावा में ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करना, मशीन्स को यूज करना अपने आप में कभी कभी एक्सपेंसिव होता है, इट्स नॉट feasible for every kind of organization to have the automated system। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज, नेचर क्या है। छोटे जो बिजनेस वाले हैं
उनको लगता है कि नहीं इतनी कॉस्ट हम क्यों बियर करें या हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं और हमारा बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पे है। तो इट्स नॉट फीजिबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अगर हम बहुत स्मॉल लेवल पे जो लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिकॉज यू नीड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यू नीड टू डू यूज टेक्नोलॉजी, उसके लिए आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, एंड दैट इज इट्स नॉट फीजिबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अगर कंपनी ने किसी वजह से किसी तरीके से एक बार कर भी लिया, क्योंकि टेक्नोलॉजीज में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो वो भी आपको कॉप अप करने के लिए, कंपैटिबल करके रखने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, दैट्स टू इन्वॉल्व द कॉस्ट। तो आपको उसमें अपडेशन कराने के लिए, अपडेट करके रखने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा में मशीन्स का यूज, एक टेक्नोलॉजी का यूज हर कोई नहीं कर सकता है, आपको स्किल्ड पर्सन्स चाहिए जो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो उनको अगर आप हायर कर रहे हो, जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, ट्रेन्ड पीपल हैं, देन द सैलरी और द वेजेस विल बी मोर एज कम्पेयर टू द अनस्किल्ड पीपल। तो आपको उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो वो भी आपके लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई। उसके अलावा में अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं तो वो तो करना ही है, लोगों को भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज करोगे, सो दैट दे कैन बी अपडेटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज यू मे बी यूजिंग इन फ्यूचर। तो उसके लिए भी यू नीड टू कंडक्ट डिफरेंट वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस, जिसके लिए आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल में इसका एक लिमिटेशन मेजर यही आता है कि इट इज एक्चुअली एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट फीजिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस सेटअप। Now, this is bricks and mortar and pure click we have already discussed in last lecture. Now coming to concept of okay, now this is the nature of e-commerce or scope of e-commerce. As you all can see, you have different points. इसमें जो स्कोप है ई कॉमर्स का वो क्या है? ई कॉमर्स आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटेड सिस्टम्स को, टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप बिजनेस कर रहे हो। तो ओवरऑल में क्या है कि यू मे हैव द ग्लोबल रीच, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आप वाइडर रीच रख सकते हो अपने बिजनेस की। यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस, क्यों? क्योंकि फिजिकली आपको किसी भी ऑफिस की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इजीली वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट आपने बनाई, लोगों को उसमें अवेयर किया कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, इस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स एक लोकेशन पे थे पहले सिर्फ फिजिकल स्टोर होने की वजह से, नाउ यू कैन रीच टू अ वाइडर रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि अब इसमें बाउंड्रीज ही नहीं है। जोग्राफिकल लोकेशन के जो बैरियर्स थे फिजिकली एग्जिस्टेंस में होने की वजह से, अब वो खत्म हो गए। मेरा अगर एक शोरूम है लाजपत नगर में, तो वहाँ कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं? एक लिमिट है लोगों तक पहुँचने की। मैं कहीं जाके उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकती। कितनी जगह मैं फिजिकली स्टोर खोल पाऊंगी? पैसे की लिमिटेशन है और कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, अकेली हूँ, सब जगह सारे काम नहीं मैनेज कर सकती। इट्स नॉट ईजी टू गो फॉर एक्सपेंशन इन फिजिकल फॉर्म। लेकिन मैंने वेबसाइट बना ली, अब वेबसाइट पे तो कोई लोकेशन के बैरियर्स है ही नहीं। वो नेशनल लेवल, सिटी, इंटरनेशनल लेवल, आप कहीं पर भी ग्लोबली यू कैन कनेक्ट विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स। यूनिवर्सल बेसिकली है। और उसके साथ में क्या है, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ विच इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो मैं चाहे घर पे हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं कहीं ट्रेवल कर रही हूँ, आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो इट्स बेसिकली द वर्किंग कैन बी extended, the marketplace is extended beyond the boundaries. Shopping can be done at any from any place, anytime, anywhere, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। उसके अलावा में आई हैव दी कंटेंट ऑफ मैसेज जो है वो अच्छा होता है। आई कैन शेयर different kind of I can have different layout
वेबसाइट। अब आपने अगर वेबसाइट्स देखी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग बिजनेस हाउसेस की, तो उनकी क्रिएटिविटी है कि वो उसका लेआउट कैसा रखते हैं, कितना आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने कस्टमर्स को। अब जब मैं वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं बेसिकली, उसका जो लेआउट होता है, डिजाइनिंग जो होती है, उसमें मेरे पास ऑप्शन है, मैं टेक्स्ट मैसेजेस भी दे सकती हूँ, आई कैन शेयर द इमेजेस ऑल्सो, आई कैन हैव सम काइंड ऑफ वीडियोज ऑल्सो विच कैन बी शेयर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द कस्टमर्स। तो मैं, मेरे लिए क्या है, अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मैं किसी भी बिजनेस हाउस की अगर वेबसाइट देख रही हूँ, तो वो कितनी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, कितनी उन्होंने इन्फॉर्मेशन उस पर डाली हुई है, मैं उससे कितना कनेक्ट कर पा रही हूँ, वो भी अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ई कॉमर्स की वजह से क्या है, यू कैन शेयर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डिटेल एट डिजिटल प्लेटफॉर्म विद योर कस्टमर्स। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप जिस तरह से, जितनी क्रिएटिविटी के साथ में, जितनी अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, उतना ही आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा में जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट आप कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं किसी भी टूर एंड ट्रेवल कंपनी की वेबसाइट को विजिट करूं, तो दे हैव shared the information of different kind of packages they already have, but nowadays what they are doing is they are also giving you the customized services also। तो एक ऑप्शन है कि जो उनके ऑलरेडी सर्विसेज हैं, जो पैकेजेस बनाए हैं, मैंने उसको देखा, अब मुझे उसमें कोई चेंजेस कराने हैं, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि आप जब वेबसाइट को विजिट करोगे तो एक बॉक्स अलग से खुल जाता है, जहाँ पर वो आपका नाम, फोन नंबर, आपके रिक्वायरमेंट, क्वेरी, ये सब पूछेगा, एंड दे मेल आईडी पूछते हैं फॉर द ऑथेंटिकेशन, और फिर वो आपको कॉल बैक कर लेते हैं तुरंत। तो ये रियल टाइम पे हो जाता है, जैसे ही आप वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करोगे ना, थोड़ी ही देर में आपके पास कॉल आ जाएगी, और हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाए, हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाती है कि ये कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट्स है, या उन्होंने ये आपकी वेबसाइट पर ये चीज़ों को सर्च किया है, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे विल जस्ट गिव यू अ कॉल कि सर अब आप बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दे गिव यू कस्टमाइज्ड सर्विसेज ऑल्सो। तो जो इंटरेक्शन है आपस में सेलर और बायर की, वो बहुत इजी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए मुश्किल है बीइंग अ कस्टमर किसी भी कंपनी के साथ जुड़ना या उनसे कम्युनिकेट करना। तो इट्स वेरी इजी टू हैव इंटरेक्शन विद द सेलर्स। यू कैन शेयर, यू कैन आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन की जो डेंसिटी है, वो भी इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब मैं किसी से जाके पूछूंगी, मान लीजिए शॉप पे गई, फिजिकल स्टोर पे, मैं वहां जाके इन्फॉर्मेशन पूछूंगी, तो थोड़ी देर के बाद वो एंटरटेन करना छोड़ दे मतलब हो सकता है कि वो छोड़ दे, वो थक जाएगा, वो औरों को भी एंटरटेन उसको करना है। मैं कितने सवाल पूछूंगी और कितने वो जवाब दे पाएगा, वो बहुत ज्यादा नहीं ऐसा इंटरेक्शन हो पाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन्होंने हर इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो यू हैव द huge volume of information which is being shared by the business organization with its the users you may have। तो users कोई भी हो सकते हैं, तो information की जो density है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से क्या है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, कम्युनिकेशन ज़्यादा है, तो ओवरऑल में इसमें जो क्वालिटी है काम की, वो अच्छी होती है, कॉस्ट कम होती है, और टाइम भी इसमें कम लगता है। These all are the scope of your e-commerce. Now coming to the advantages you may have of e-commerce, you have different advantages. Now the advantages are basically classified for 3 categories or the stakeholders, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। पहला है बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है ऑटोमेटेड सिस्टम या मशीन्स को या टेक्नोलॉजीज को यूज करके? सबसे पहला है कि जो मार्केट प्लेस है, जो जोग्राफिकल लोकेशंस थी, बैरियर्स थे लोकेशंस के, मैनुअल काम, फिजिकल स्टोर होने की वजह से वो कम थे, यहाँ पर बैरियर्स नहीं है, यू कैन रीच एट वाइडर प्लेस, यू कैन गो इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। तो आपकी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आ जाती है,
उसके अलावा में जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आपकी कम होती हैं। आप कस्टमाइजेशन भी करके दे सकते हो। अब कंपनी अगर कस्टमाइज करके प्रोडक्ट दे सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उससे फायदा क्या है, यू वुड बी एबल टू हैव मोर एंड मोर कस्टमर्स। क्यों, आज के टाइम पे कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उस पे फोकस होना बहुत जरूरी है। मैं मार्केट में अपनी पसंद से प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, मुझे मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट मार्केट में बेचती हूँ, देन आई वुड बी एबल टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट। तो मैं अगर कस्टमाइज करके प्रोडक्ट्स को दे रही हूँ या सर्विसेज को दे रही हूँ, देन आई विल बी एबल टू हैव मोर कस्टमर्स कनेक्टेड टू माय कंपनी। तो मेरे लिए क्या है कि ऑटोमेशन होने की वजह से, सारा डिजिटल होने की वजह से मैं कम्युनिकेट इजी कर पा रही हूँ, और उसकी वजह से मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट भी कंपनी से बनाकर अपने कस्टमर्स को दे सकती हूँ, सो दैट दे कैन हैव बेटर सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या मैं कोई काम कर रही हूँ और सारा मशीन टेक्नोलॉजीज को यूज करके काम कर रही हूँ, तो उसमें एरर्स के चांसेस कम हैं, एफिशिएंसी लेवल या प्रोडक्टिविटी लेवल ओवरऑल में बढ़ जाती है। लोग उसमें टेक्नोलॉजीज का यूज करके बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, बेटर क्वालिटी आ सकती है, उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की, बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजीज, दे आर यूजिंग मशीन्स। इसके अलावा जो इन्वेंट्रीज मैं यूज कर रही हूँ, इन्वेंट्रीज की जो वेस्टेज है, क्योंकि मशीन्स के थ्रू सारे काम हो रहे हैं, तो कंपैरेटिवली the wastage of these raw material will be less as compared to the wastage you may have when the manual work is being done. तो अगर मैं कहीं अगर मैनुअली कोई कटिंग करा रही हूँ किसी चीज की या रॉ मटेरियल यूज करा रही हूँ, तो हो सकता है कि कोई अनस्किल्ड वर्कर मेरे पास आ गया बाई चांस, या फिर वो ट्रेंड तो है लेकिन मे बी ही इज फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अब उसका दिमाग नहीं लग रहा काम करने में, तो उसने गलत कर दिया रॉ मटेरियल का यूज, तो वो वेस्ट हो गया। अब वो वेस्ट हो गया तो मेरा तो कॉस्ट लग गई ना कंपनी की, रॉ मटेरियल खराब हुआ, उसकी कॉस्ट लगी, उतने लेबर ने कोई काम नहीं ढंग से किया, तो वो मेरे लिए दिक्कत का काम है। तो ये सारी चीजें, आपकी जो इन्वेंट्री की जो वेस्टेज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। पेपर वर्क कम है, तो मुझे पेपर वर्क में अगर स्टेशनरी की बात करूं, तो लेस पेपर वर्क विल बी रिड्यूस्ड, तो लेस इन्वेंट्री विल बी रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन करने के लिए आई मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कम्युनिकेशन करना इजी है और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। कंपनी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ गई है, तो कंपनी की रेपुटेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसकी जो गुडविल है, जो ब्रांड इमेज है, दैट मे बी एनहांस, दैट मे बी इम्प्रूव, एंड ओवरऑल में इट्स बेसिकली सिंप्लीफाइज द overall transaction processes or the whole process of business. These all are the advantages to the organization. Now coming to the benefits to the consumers and the society, इसमें क्या है, एज आई टोल्ड यू 24/7 है, चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको मिल रहे हैं। प्राइस आप कंपेयर कर सकते हो। मुझे अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मान लीजिए मुझे मोबाइल परचेज करना है, अब मैं अगर फिजिकली मार्केट में जाऊं मोबाइल लेने के लिए, कितनी शॉप्स पे मैं जाऊंगी, मेरी भी एक लिमिटेशन है, टाइम भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं घूम भी रही हूँ तो मेरा टाइम लग रहा है, तो मुझे उतना टाइम मेरे पास होना चाहिए स्पेयर करने के लिए। फिर एक ही शॉप पे सारे मोबाइल नहीं मिल सकते, अलग अलग शॉप्स पे जाऊंगी, कंपेयर करूंगी, फिर दिमाग लगाऊंगी, तो ओवरऑल में मुझे पूरा टाइम लगाना पड़ेगा। कर सकती हूँ बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट पे बैठे हुए हो, आपने मोबाइल पे अपने नेट पे अपने मोबाइल की रिक्वायरमेंट्स डाली, उसके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करके आपको दे सकता है कि भाई ये वाले स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये मोबाइल है। अब उनमें अलग अलग कंपनीज के मोबाइल्स को देखकर उसमें कंपैरिजन भी आप कर सकते हो, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो यू कैन इजिली चूज द बेस्ट प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट by making comparison in terms of quality as well as the price using the technologies। तो वो आपके लिए easy है और कभी भी कर सकते हो। तो आपको ये भी नहीं है कि भाई मुझे तो 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है, उससे पहले ही जाना है। आप रात को भी चाहो जब फ्री हो तो भी आप ये काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप गूगल सर्च करोगे या किसी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको
वो इजीली मिल जाएगी। और कुछ कंपनीज तो इनफैक्ट ऐसी हैं जो आपको प्लेटफॉर्म देती हैं जहां आप सेम तरीके के प्रोडक्ट को अलग कंपनी मतलब अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो इकट्ठा देखकर, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा में जो टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है, पेमेंट करना भी इजी है। आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोड्स हैं, आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट्स, आपके पास इतने सारे मोड्स हैं, आप जो भी आपको कंफर्टेबल है आप उन मोड्स में से कोई भी एक मोड को यूज करके यू कैन गो फॉर पेमेंट प्रोसेस ऑल्सो। आप अगर रिव्यू करना चाहते हो प्रोडक्ट का तो आपके पास वो भी गूगल सर्च पे ऑप्शन है कि आप उसके रिव्यूज देख सकते हो कि भाई ये एक्चुअली प्रोडक्ट है कैसा, लोगों ने जिन्होंने यूज किया उनके रिव्यूज कैसे हैं, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो और आप उसका रिव्यू भी देख सकते हो। इको फ्रेंडली होने की वजह से ओवरऑल सोसाइटी को इसके बेनिफिट्स हैं कि पेपर वर्क कम लग रहा है, तो पेपर वर्क कम होने की वजह से इट्स इको फ्रेंडली विच इज बेनिफिशियल फॉर दी सोसाइटी ऑल्सो। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी आपके हिसाब से बेटर है कस्टमाइज प्रोडक्ट के। तो दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के साथ में यू हैव इट्स लिमिटेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ह्यूज सेटअप की ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए यू नीड टू यू नो ओके नाउ दीज टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो उसके लिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में है दे शुड बी वेल ट्रेन्ड सो दैट दे कैन ईजिली यूज दैट टेक्नोलॉजी। तो अनट्रेन्ड या अनस्किल्ड अगर पर्सन आपके पास है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो दे वुड नॉट बी एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी, तो वो काम नहीं होगा। तो लिमिटेशंस में बेसिकली दे हैव क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो एक क्या है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट या हाई सेटअप, आप यू नीड टू हैव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो अपने आप में महंगे आते हैं, उनको अपडेट करा के रखना इनके सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देयर, उसको मेंटेन करके रखना वो कॉस्टली होता है। आपको स्किल्ड लोग चाहिए, उनकी ट्रेनिंग देनी है तो वो सस्ती नहीं होती, ट्रेनिंग सेशंस अपने आप में बहुत महंगे होते हैं। सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं in the sense that sometimes there may be a lack in the system security या reliability या standards अगर आपके जो है आप उनको नहीं सही से फॉलो कर पा रहे हो, हैकिंग हो जाती है। जनरल टर्म्स आपने पढ़ी होंगी कि आपका मेल अकाउंट हैक हो गया या किसी का अकाउंट हैक हो गया, उसमें से पैसे निकल गए। तो एक डेटा सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपकी रहती है कि सिस्टम में इंटीग्रिटी नहीं है या नहीं है, और अगर हैकिंग later lectures you have different kind of security issues when you are using technology। तो ये आपके दिक्कत के काम सारे के सारे हैं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, जैसे मैंने जो आपको कहा कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कम्युनिकेट करने के लिए एक तो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ईडीआई है, जब आप डेटा इंटरचेंज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको फिक्स्ड डिफाइंड फॉर्मेट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वापस जो रिसीवर होगा फिर वो वापस उसको ट्रांसलेट करेगा। इसके अलावा में कंपैटिबिलिटी इशू कहाँ आता है कि मैंने अगर एक सिस्टम लिया, मान लीजिए मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, अब लैपटॉप पुराना हो गया है तो जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं दे वुड नॉट बी कंपैटिबल विद द ओल्ड हार्डवेयर आई एम यूजिंग। So you may get this kind of issue, this kind of problem when you have different softwares and hardwares to be used in the company and they are not compatible। अब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर उसके कंपैटिबल नहीं है तो वो रन ही नहीं कर पाएगा, तो उसमें या तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस करने का मतलब है आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो ये आपके सारे टेक्निकल लिमिटेशंस आ जाते हैं। उसके अलावा नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस में क्या है कि कम्युनिकेशन ईजी तो है लेकिन कहीं पे भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, पर्सनल टच नहीं है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जो कस्टमर्स हैं दे डोंट लाइक टू प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन। वो कहते हैं कि यार हमें अच्छा नहीं लगता, हमें मार्केट में जाके सर्वे करके रिसर्च करके ढूंढ के खुद देख के फेस टू फेस इंटरेक्शन करके ही प्रोडक्ट लेना अच्छा लगता है। हमें इंटरनेट पे नहीं समझ में आता, ना क्वालिटी दिखती प्रोडक्ट की, ना उसका कलर दिखता है, अगर कलर की कहीं वेरिएशन आ जाती है, यू मे हैव दिस काइंड ऑफ सॉरी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसमें लिखा तो हुआ है कलर, लेकिन एक्चुअली उसका शेड क्या है। अब ब्लू में भी मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट लिखा
लेट्स से कोई शर्ट का ऑर्डर दिया, ब्लू लिखा हुआ है, अब ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं, तो जो इमेज है उसमें लिखा भी होता है कि जो कलर है दैट में वेरी फ्रॉम द इमेज। अब मैंने तो कलर देख के पसंद करके ऑर्डर दे दिया, अब एक्चुअली जो आया वो आया ब्लू का, लेकिन जो शेड था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये इस तरह के जो पर्सनल टच की वजह से जो आप क्वालिटी या जो वैरायटी या जो बाकी सारी चीजें प्रोडक्ट को देखकर आप लेकर आते हो और एक इंटरेक्शन करते हो, तो कुछ लोगों को लगता है कि हम जाएंगे मार्केट में सेल्स पर्सन से बात करके वो लेकर आएंगे, अपनी तसल्ली हमें तब होती है। अब यहाँ क्या है, यू डोंट हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन, so this kind of limitation may be there with some potential customers you have in the market. Resistance to change है, बड़े लोग या कई बार लोगों को ये स्पेशली बड़े लोगों को रेजिस्टेंस रहती है। अब उन्हें आदत है मार्केट में जाके सामान लाने की, कैश दिया, चेक दिया और सामान ले आए। अब यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हर वेबसाइट अपनी ये ऑप्शन नहीं देती पेमेंट के लिए कि आप कैश ऑन डिलीवरी दे दीजिए, सीओडी की जो ऑप्शन होती है। दे हैव अदर मीडियम्स, आप इंटरनेट बैंकिंग, कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट्स को यूज करके पेमेंट कर सकते हो। अब उन लोगों के या तो अकाउंट नहीं है, अकाउंट है तो नेट बैंकिंग नहीं ली हुई, या किसी के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, या अगर है भी तो उनको एक सिक्योरिटी इशू दिमाग में रहता है, या पता नहीं सेफ है कि नहीं, मैं बैंक की डिटेल्स पे शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कितनी सेफ्टी है, अगर हैक हो गया तो, किसी ने मेरी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर लिया तो। और एक्चुअली में आजकल केसेस होते भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज नो डाउट है, हालांकि कंपनीज ध्यान रखती हैं, लेकिन हैकर्स भी हैकिंग करके इंफॉर्मेशन शेयर करके अकाउंट्स खाली कर देते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से दे हैव द रेजिस्टेंस टू चेंज देयर वे ऑफ मेकिंग परचेजेस। तो वो कहते हैं मार्केट में जाके खुश है, टाइम लग रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, हम मार्केट जाके ही परचेज करेंगे। तो दे बेसिकली हैव देयर इन देयर माइंड दे हैव रेजिस्टेंस टू चेंज द वे ऑफ मेकिंग परचेजेस। क्यों? क्योंकि उसमें उनको सिक्योरिटी इश्यूज दिखते हैं, प्राइवेसी इश्यूज दिखते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं दिखती, उनको लगता है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए किसी भी तरीके का, प्रोडक्ट मंगाया कुछ और आया कुछ और, या मैं अगर अपने अकाउंट की डिटेल दे रही हूँ तो उसमें कहीं किसी तरीके की दिक्कत ना हो जाए। इसके अलावा में जो नॉन टेक जो लिमिटेशन है वो ये है कि हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए जो मेजर चीजें चाहिए वो सबसे पहले क्या है, यू नीड हार्डवेयर, यू नीड सॉफ्टवेयर अलोंग विद द इंटरनेट फैसिलिटी। अब आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होने के लिए भी पैसे चाहिए, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास है, लेकिन उसके अलावा जो मेजर चीज है इंटरनेट, तो इंटरनेट कनेक्शन सब जगह काम नहीं करता है। अगर दूर दराज के किसी गांव की अगर बात करो, हो सकता है वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो उस चीज को यूज नहीं कर पाएगा। These all are the limitations you have in the e-commerce process. Now coming to the different business models you may have. Business models में क्या है, you have B2B, business to business models, you have B2C, you have C2B, you have C2B, and you have mobile commerce. Business to business में क्या है, that two business houses are there, they are one is buyer and one is seller। तो बिजनेस, एक बिजनेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसी और बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल या इनपुट है, तो आपस में दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो काम कर रहे हैं। लेट्स से आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल दैट लेट्स से यू हैव मारुति। अब मारुति क्या कर रही है, गाड़ी बना रही है, गाड़ी के सारे पार्ट्स वो खुद नहीं बनाते, कोई और कंपनी है जो उसका कोई पार्ट बना के दे रही है। अब एक मारुति है और एक another company which is manufacturing a part which is to be used by Maruti in their car। तो जो दूसरी कंपनी है उन्होंने जो उसका पार्ट बनाया वो उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट था और उसको उन्होंने मारुति को बेच दिया प्रॉफिट कमाकर। तो वो उनका बिजनेस था, वो बिजनेस एक बिजनेस हो गया। दूसरा क्या है, मारुति ने वो प्रोडक्ट लिया, उसको यूज करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने अपनी गाड़ी बनाई और उस गाड़ी को बनाने के लिए वो वाला कंपनी वन का प्रोडक्ट यूज किया साथ में और उन्होंने गाड़ी बना के उसको मार्केट में बेचा। दे आर नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो कंपनी वन ने बना के दिया पार्ट, मारुति ने उसको खुद यूज नहीं करा, खुद कंज्यूम नहीं करा, उसको यूज किया एज इनपुट, एज रॉ मटेरियल, एज अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे उसको यूज करके मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट को बेचा। तो अगर इस तरह का आपस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में टाई अप होता है, आपस में वो काम करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, देन इट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस।
बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है? मारुति ने गाड़ी बनाई, मार्केट में बेच दी अल्टीमेट कंज्यूमर को, मैंने खरीद ली, तो वो ट्रांजेक्शन क्या होगी? मारुति के साथ मैंने डील किया, मारुति इज द सेलर एंड आई एम द अल्टीमेट कंज्यूमर, आई एम कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट, तो वो B2C हो जाएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर में दोनों पार्टीज में से एक, अगेन वन इज बायर एंड अनदर इज सेलर, लेकिन सॉरी दोनों ही कंज्यूमर्स हैं। कैसे? मेरे पास एक मोबाइल है, पुराना हो गया है या मैं बोर हो गई हूँ, मुझे उसको बेचना है और नया मोबाइल लेना है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? या तो मैं मार्केट में जाके बेचूं, सारा का सारा अगर ऑटोमेटेड की सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास डिजिटल लेवल पे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक OLX। मैं अपने मोबाइल की फोटो डिटेल के साथ में OLX पे डाल देती हूँ, जो लोग उस पर देखेंगे, सर्च कर रहे होंगे, किसी को मोबाइल की ज़रूरत होगी, मेरा मोबाइल अगर उनको पसंद आएगा तो वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर लेंगे और नेगोशिएशन होने के बाद मैं अपना मोबाइल उनको बेच दूंगी और मुझे उनसे पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने वो जो ट्रांजेक्शन की, मैंने अपना मोबाइल बेच दिया, मुझे पैसे मिल गए, वो ट्रांजेक्शन ओवर हो गई। लेकिन क्योंकि वो मेरा रेगुलर काम नहीं ही है, सॉरी, मोबाइल लेके मोबाइल बना के बेचना या खरीद के बेचना मेरा रेगुलर काम नहीं है, मैंने अपना यूज किया, वो मोबाइल बेचा है, तो दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विच आई एम डूइंग इज नॉट रेकरिंग इन नेचर, रिपीटेटिवली नहीं हो रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली कि डेली मैं 10 मोबाइल बेच रही हूँ। अगर डेली में मैं मोबाइल बेच रही होती, मेरा काम ही होता, तो फिर मैं कंज्यूमर नहीं होती, मैं बिजनेस वाला कोई हिस्सा हो जाती, होलसेलर, रिटेलर, कोई भी। यहाँ पर मैंने ऑन एंड ऑफ कभी कुछ बेचा, उसके बदले में मुझे कैश मिल गया, और जिसने परचेज किया उसने उसको कंज्यूम करना था, तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर है। तो यहाँ दोनों ही पार्टीज, बायर और सेलर, दोनों ही कंज्यूमर्स थे, मगर एक कंज्यूमर ने अपना एक प्रोडक्ट बेचा, दूसरे कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को ले लिया। तो दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। इसके अलावा में C2B होता है, जहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस हाउसेस को अपना कोई प्रोडक्ट दे देते हैं। ये आपके मोबाइल कॉमर्स है, आप मोबाइल के थ्रू, मोबाइल पे टेक्नोलॉजीज का यूज करके यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो these all are the e-business models you have in different kind of organizations. Now in e-commerce you have a concept of supply chain management. ये बेसिकली क्या होता है? You have the whole process, as the name suggests। सप्लाई चेन क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को सप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो उसका चैनल क्या है, तो इट्स बेसिकली टॉकिंग ऑफ द चैनल वी हैव इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो लिया किसी सप्लायर से, उसको प्रोसेस किया। अब मैन्युफैक्चरर के पास जब फाइनल प्रोडक्ट है तो वो फाइनल प्रोडक्ट sorry, it's going to be delivered to the ultimate consumers for their satisfaction of any their needs। मेरे पास चैनल जो है कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, वो क्या क्या है? मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे सकता है कि भाई मेरी कंपनी है, मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ और मैं चैनल खत्म ही कर रही हूँ बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर्स का, मैं डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रही हूँ ताकि मेरी सेल्स बढ़ जाएगी और जो प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली मेरी कंपनी में आ रहा है। तो मेरे लिए पॉसिबल है कि बीच में का चैनल में लोग हैं ही नहीं, तो मैं हो सकता है कि थोड़े से कम प्राइस पे उनको बेच दूँ, तो उनको भी इजी लगेगा कि उनको कम पैसों पे कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा पैसा तुरंत आ गया और मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा हो गए। मैन्युफैक्चरर ये भी कर सकता है कि वो होलसेलर को दे, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर, होलसेलर भी डायरेक्टली कस्टमर को दे सकता है। तो जो भी आपका पूरा चैनल है, पूरी नेटवर्किंग है जिसके थ्रू आप अल्टीमेटली कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो, दैट इज नोन एज योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसमें जो पूरा प्रोसेस है उसमें 4 C's होते हैं। इट्स प्रोसेस और इट्स अ गेम, यू कैन से, ऑफ 4 C's। जो 4 C's हैं वो क्या है? कोलैबोरेशन,
कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्टिविटी। ये 4 C's के कॉन्सेप्ट पर आपका पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। आपने किन किन के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है? मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली कस्टमर के साथ कोलैबोरेट किया है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के साथ कोलैबोरेट किया है कि मेरे ये प्रोडक्ट है, ये तुम लो और मार्केट में बेच दो। होलसेलर ने रिटेलर्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया। आपस में कोऑपरेशन होनी, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज काम नहीं होगा। कनेक्टिविटी, ये सारे के सारे चारों प्रोसेस का इकट्ठे काम में करना हर चीज़ के लिए इम्पैक्ट, हर चीज़ में क्यों? क्योंकि आपको किसी भी ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है वो टाइम पे करना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टाइम पे होनी चाहिए, तो आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कस्टमर आता है शॉप पर, या कस्टमर रिटेलर को कहता है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो कहता है अभी तो मैडम पीछे से आ ही नहीं रहा है, मुझे कंपनी में बात करनी पड़ेगी। कहता है ठीक है, मुझे आप बता दीजिए कनेक्ट करके। अब अगर आपस में होलसेलर और रिटेलर की कहीं कनेक्टिविटी है ही नहीं, या कोऑपरेशन ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, देन इट वुड नॉट बी इजी फॉर द कस्टमर टू गेट द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द टाइम। तो आपस में होलसेलर, रिटेलर, आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, you need to have the collaboration, cooperation, coordination and well connectivity among these houses. अगर नहीं होगी तो आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स इजीली आप उसको नहीं कर पाएंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट हमारे लिए मेजर चीज़ है। इंटरनेट ही अगर हमारे पास नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऑटोमेटेड सिस्टम पे नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे, या हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए वर्ल्ड वाइड यू नीड्स टू हैव द इंटरनेट फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि इसी को आप इंटरनेट के थ्रू ही एक ग्लोबल लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आपस में जुड़ते हैं। इंटरनेट यूज़ करके ही आपकी नेटवर्किंग है, जिसकी वजह से आपकी जो पैसे हैं, कॉस्ट है to promote, to manufacture some product or to provide the product or services to the consumers, or to place the order and to process the whole transaction, उसकी जो कॉस्ट है हर लेवल पे, वो कॉस्ट तभी सेव हो रही है जब आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज हैं। अदरवाइज इट वुड नॉट बी इजी फॉर यू। आप कैसे कनेक्ट करोगे? अगर आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं किसी के साथ में, तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो यू नीड्स टू have good internet connectivity in case you want to access to any kind of information, in case you want to share any information. अब मान लीजिए अगर आपकी ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए भी you need to have the hardware, software along with the technology यूज करने के लिए you need to have the data. आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो या तो मैं नहीं बढ़ा पाऊंगी या पढ़ नहीं पाओगे, जिसके एंड पे भी प्रॉब्लम आएगी। इट विल बी अ प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट, इट विल बी अ प्रॉब्लम टू शेयर द डेटा इन एनी फॉर्म। अब मैं अगर आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रही हूँ, तो वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अलावा में इंटरनेट की यूज की वजह से ही है। एंड वंस यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी with the internet facility, you can share your information, data in any form, चाहे वो ग्राफ्स है, साउंड है, टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी है, आप कम्युनिकेट करके डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं इजीली। नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट, दैट यू हैव द वाइड कवरेज ऑफ एरिया। इंटरनेशनल लेवल पे कॉस्ट बढ़ जाती है, इजी एक्सेस होता है, 24/7 आप कनेक्टेड रहते हैं। कहीं डीलिंग अगर आप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इट्स ईजी। टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते रहते हैं, यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग एंड समटाइम्स इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑल्सो। तो इसमें इन बिकॉज यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस एट डिफरेंट लोकेशंस, और इन योर सेम मोबाइल, same device, you need to have different kind of applications to be used to be connected with different organizations or different people. ये सारा का सारा आपका इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। देन यू हैव स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, I hope the lecture is clear to everyone. In case you have any doubt, you can just give your questions in question answer. Okay, now coming to the last concept in today's lecture, it is ISO OSI 7-layer reference model.
बेसिकली क्या है कि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट, जब हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं तो बेसिकली इंटरनेट काम करता कैसे है। कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगर स्मॉल नेटवर्किंग की बात करूं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन लोकेलिटी, यू मे हैव नेटवर्किंग विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। तो वो नेटवर्किंग होती है वायर्स के थ्रू, सर्वर के थ्रू। एक मशीन को हम सर्वर बना देते हैं और उसके थ्रू वायरिंग करके हम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करके दिखा देते हैं। उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो एक स्मॉल नेटवर्किंग ही हम क्रिएट कर सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन सेम लोकेलिटी, एक सेम एरिया में, छोटे एरिया में आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप इसको वाइडर रेंज पे लेके जाना चाहते हो तो आपको इंटरनेट चाहिए। और इंटरनेट के यूज के लिए यू नीड टू हैव वन कॉन्सेप्ट विच इज गेटवे। अब गेटवे क्या होता है? वो एक डिवाइस होती है जो इंटरनेट पे जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, अलग अलग तरीके की, अलग अलग नेटवर्क्स हैं उनके, मगर सबको आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। तो वो बेसिकली डिवाइस है गेटवे, जो अगर मैं इसको सिंपल उसमें समझाऊं, गेटवे से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो एक दरवाज़ा जो आपको रास्ता दे रहा है बाकी अलग अलग तरीके की डिवाइसेस से जुड़ने के लिए। तो मैं अगर अपनी डिवाइस को किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ तो इंटरनेट मेरे पास ऑप्शन है। इंटरनेट के यूज से आई कैन यूज द गेटवे इट्स डिवाइस, जिसके थ्रू मैं बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी करके अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स के साथ जुड़ सकती हूँ। तो वो क्या है? बैकबोन है। इट्स बैकबोन which is a central interconnected structure which connects different networks in the whole area। तो एक अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग तरीके के जो नेटवर्क्स हैं, उन सबको इकट्ठा जोड़ के जो काम होता है वो सारा का सारा आपका नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, गेटवे और बैकबोन के थ्रू होता है। इंटरनेट में जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट यूज करने से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो कैसे होती है इंटरनेट पर? यू हैव द मैसेज और फाइल्स विच आर सपोज टू बी शेयर्ड विद सम अदर फाइल। तो वो पूरा का पूरा जो मेरी फाइल है वो मुझे नहीं पता चलेगी जब मैं सिस्टम पे काम कर रही हूँ, लेकिन जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे मैं वो फाइल क्रिएट करती हूँ और मैं उसको शेयर करने के लिए ऑप्शन देती हूँ, तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट या पूरा का पूरा फाइल जो है मेरी, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये सारा टेक्नोलॉजी काम खुद कर रही है, मैंने सिर्फ ऑप्शन दी कि ये फाइल यहाँ से वहाँ शेयर होनी है। तो टेक्नोलॉजी खुद क्या करेगी इंटरनेट पे? क्या काम होगा कि पूरी की पूरी फाइल या डॉक्यूमेंट जो है मेरा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स विच आर नोन एज पैकेट्स। हम उनको पैकेट्स बोलते हैं। और जनरली एक पैकेट में 1500 कैरेक्टर्स होते हैं। अब वो पैकेट पे, हर पैकेट पे एक सीरियल नंबर होता है। अब वो नंबर क्या होता है? वो नंबर आता है टीसीपी से, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आप लोगों ने सुना होगा अगर कहीं आप रूटीन में इंटरनेट यूज करते हैं तो। इट्स टीसीपी इज ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो एक सीरियल नंबर हर पैकेट पे लिख देगा। अब वो हर पैकेट जो होगा जिसपे एक टीसीपी और एक आईपी एड्रेस लिखा होगा, वो आपका पूरा चैनल जो है, नेटवर्किंग जो है, उसमें वो मेरे सिस्टम से निकलकर इंफॉर्मेशन जाएगी। अब वो एड्रेस ढूंढेगी जो डेस्टिनेशन एड्रेस है। अब मैं अगर मान लीजिए मेल कर रही हूँ अपनी किसी फ्रेंड को, तो मैं उसका मेल आईडी लिख रही हूँ अपने मेल से उसको शेयर करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जब सेंड किया, आई एम द सेंडर एंड शी इज द रिसीवर, उसका एड्रेस उस पर है। एक मैंने डॉक्यूमेंट भेजा, वो डॉक्यूमेंट्स के छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, उस पर उसका एड्रेस लिखा है। अब वो ट्रेवल करेगा पूरी नेटवर्किंग में और वो ढूंढेगा कि ये एड्रेस कहाँ है। द मोमेंट इट फाइंड्स द सेम एड्रेस, जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन कंप्यूटर होगा, वो वहाँ डिलीवर हो जाएगा। अब वो पैकेट्स को वापस से इकट्ठा करके एक पूरी की पूरी फाइल वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट पे चली जाएगी। एंड इफ सम मैसेज इज बीइंग स्टोलन और इफ इट इज लॉस्ट, तो वो वापस उसको डिमांड करेगा। अब ये जो प्रोसेस है पैकेट्स में कन्वर्ट होना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना और फिर वापस कंबाइन होके एक पूरी फाइल बनाना, ये सब हमें नहीं दिखता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारे काम हो जाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। ये सब काम होके मैंने मेल भेजी, आपको तो तुरंत मिल गई, तो उतनी ही देर में आप सोचो ये सारा काम हो जाता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। दिस इज हाउ इंटरनेट बेसिकली वर्क्स। यू हैव डिफरेंट
ISO एंड OSI 7 लेयर्स रेफरेंस मॉडल। ये बेसिकली क्या है कि इंटरनेट हम पूरी दुनिया में यूज़ करके इंफॉर्मेशन डेटा शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो 1978 में बने थे। ISO इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1978 दे क्रिएटेड अ मॉडल विच इज़ अ 7 लेयर मॉडल, जो कि बेसिक नेटवर्किंग फंक्शंस, जिसको हम OSI बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, ये उन्होंने बनाया था, जिसमें 7 लेयर्स हैं, जिसके बेसिस पर नेटवर्किंग होती है, जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा इंटरनेट के थ्रू आपका काम होता है। IP एड्रेसेस होते हैं, IP एड्रेसेस, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। नाउ आई होप we don't have time to discuss this right now. We'll discuss it in the next lecture. I hope it's clear to everyone. In case you have doubt, you can ask me. Okay, some of the students, they have asked me कि e-commerce का सब्जेक्ट उनको नहीं दिखा था फॉर्म फिलअप करते हुए। बेटा ऐसा नहीं है, e-commerce सब्जेक्ट इज still there in your syllabus. You need to talk to your office people. They can help you in filling the examination form कि उसमें आपको e-commerce की ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई दी, but no doubt you have to study this paper. Jyoti has asked me to repeat internet ka. Jyoti, if possible, then can you actually tell me what you want me to repeat for internet? Internet basically एक facility है जिसके TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्किंग होती है। इसकी डिटेल अभी मैंने नहीं कराई, आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं। एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कंट्रोल करके जो मैकेनिज्म है, और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, IP एड्रेसेस जो होते हैं, जिनके थ्रू बेसिकली आप 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो। एक होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में तारों से जोड़कर सर्वर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। अब मुझे एक्चुअली आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है कि आप इंटरनेट के बारे में क्या चीज़ मुझे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, रति अग्रवाल has asked me to share the study material. I don't have the study material or the notes. I don't prepare. जो अभी आपको स्क्रीन पे मैंने शो किया था, if possible then I can share on the WhatsApp group if you have some WhatsApp group, or otherwise next time I'll share this PDF file. You can go through this only. कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी मैंने PowerPoint presentations बनाई हुई हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी then I'll share it in the file section, those PPTs. You can go through that also. Okay, one of the students has asked me to explain TCP once again. बेटा TCP बेसिकली क्या होता है? TCP is ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक एक्चुअली प्रोटोकॉल है जो आप इंटरनेट के थ्रू, हम लोग जब इंफॉर्मेशन को, डेटा को, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं अपने, मैं मान लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है, मैं अपने पास से एक फाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वो शेयर कैसे होती है? एक तो बहुत तुरंत हो जाती है, टाइम नहीं लगता, मेल के थ्रू या स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो उसमें नेटवर्किंग में इंटरनेट के थ्रू अगर मान लीजिए मैं मेल करती हूँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो मेरी पूरी फाइल है, हर फाइल का एक साइज होता है। तो वो क्या करता है, वो पूरी एक डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है सो दैट इट कैन ट्रेवल इजीली। ठीक है, उसको पैकेट्स में बना देता है। वो टेक्निकली मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्निकली एक फाइल या एक डॉक्यूमेंट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। टेक्नोलॉजी ये काम खुद करती है, हम कुछ नहीं करते इसमें मैनुअली, वो सब टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अपने आप करते हैं, एप्लीकेशंस करती हैं। मैंने सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस, अपने एक इंस्ट्रक्शंस दी कंप्यूटर को कि ये वाली फाइल मुझे अपनी किसी स्टूडेंट्स के साथ में इसको मेल पे शेयर करना है। तो मैंने अपना मेल ID से वो उसमें ऐड की, अटैच की फाइल, और मैंने सारी मेल IDs लिखी जिन जिनको उसको देना है। तो जो मेल एड्रेस है, मेल एड्रेस का क्या मतलब होता है? मेल IDs जो अगर हम लिखते हैं, वो क्या है? वो रिसिपिएंट का, रिसीवर का एड्रेस है कि जहां आपको देना है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको कोरियर करा दूं, फिजिकल फॉर्म पे फाइल है, तो मैं क्या करूंगी, एक एनवेलप में वो फाइल डालूंगी,
उसको सील करूंगी, एनवेलप के बाहर आपका नाम और आपका एड्रेस लिखूंगी कि भाई अब मैं कोरियर वाले को दे दूंगी, भैया डिलीवर कर दो। तो व्हाट विल हैपन, कोरियर वाला क्या करेगा, वो उस वाले एरिया में जाके आपके एड्रेस पे ये डिलीवर कर देगा, और एक्चुअली में वो आपके एड्रेस पे ही देगा, किसी और एड्रेस पे नहीं देगा। तो ही विल सर्च फॉर योर एड्रेस, ठीक है। और अदरवाइज अगर वो वापस आना है, अगर डिलीवर नहीं होगा, तो नीचे लेफ्ट साइड पे मेरा अपना एड्रेस लिखा हुआ होगा, तो वो वापस मुझे दे जाएगा कि मैडम वो उस एड्रेस पे कोई नहीं रहता, ये आपका वापस आ गया पार्सल। इसी तरह इसी प्रोसेस पे इंटरनेट पे काम होता है। मैंने अगर मेल आईडीज लिखी हैं तो वो एक एड्रेस दिया है पर्टिकुलरली कि अब आपको ये वाला काम ये फाइल इस एड्रेस पे लेके जानी है। तो व्हाट विल हैपन, वो फाइल एक नहीं ही लेके जाएगा, वो टुकड़ों में बांट देगा ताकि वो इजीली ट्रेवल कर ले। जब वो ट्रेवल करके पूरे, अब नेटवर्किंग तो बहुत बड़ी है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी आपस में कनेक्टिविटी है। तो वो ढूंढेगा इंटरनेट पे कि ये एक्चुअली जाना कहाँ है। तो इट विल सर्च फॉर द एड्रेस जो मैंने लिखा होगा। जब तक उसको वो एड्रेस नहीं मिलेगा, वो वहां पे घूमता ही रहेगा और वो एड्रेस को ढूंढता रहेगा। जैसे ही उसको डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाएगा, उस टाइम पर वो वहां पर उसको डिलीवर कर देगा। अब ट्रेवलिंग में वो सिर्फ ये करता है कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जो अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं, एड्रेस ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही मिल जाएगा वो वापस से रिकम्पाइल हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे, प्रॉपर फाइल बन जाएगी जैसे मैंने भेजी थी, और वो डेस्टिनेशन पे सोर्स जो होगा, जो रिसीवर होगा, उसके एड्रेस पे उसको डिलीवरी कर देगा। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ अबाउट द ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जो पैकेट्स होते हैं उस हर पैकेट पे, मान लीजिए एक ही फाइल के 10 टुकड़े हो गए, तो 10 टुकड़ों पे वो रिसीवर का एड्रेस लिखा होगा। तो दिस होल वर्क इज बीइंग डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, जैसे नाम से अगर देख रहे हो तो एक प्रोटोकॉल है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कर क्या रही है, जो ट्रांसफर हो रही है उसको कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल इन द सेंस कि वो ऐसे ही किसी को भी नहीं दे रही है। जो रिसीवर था जिसको मैंने कहा था कि इसी को ये फाइल जानी है, वो ये कंट्रोल कर रहा है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को, किसी भी गलत इंसान को वो फाइल ना मिले। तो वो बेसिकली प्रोटोकॉल क्या चेक कर रहा है, वो ये सेट चेक कर रहा है कि जो रिसीवर है, जिसका एड्रेस मैंने लिखा है, वो सही इंडिविजुअल को ही वो फाइल या डॉक्यूमेंट मिले। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अभी अगर किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क मी, otherwise we can continue our lecture on 13th. I hope we have next lecture doubt. Okay, no more questions, then we can continue on 13th. Have a good day, see you all on 13th.